Moral tone। बिलासपुर गांव में हरिदास अपनी बेटी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। एक दिन उनके घर जमींदार धर्म सिंह आता है। अरे ओ हरिदास, मैंने जो तुझे कर्ज दिया था वो तूने अभी तक नहीं लौटाया। आज के आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। दया कीजिए जमींदार साहब, कल ही मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। उसके आते ही मैं सबसे पहले आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस हमें 2 दिन का समय दे दीजिए। इतने साल तक आपने इंतजार किया है, कृपा करके 2 दिन और इंतजार कर लीजिए सरकार। आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बस करो, तुम्हारा अब बहुत हो चुका। तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, मुझ में पर दया करो। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ही हैं घर छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार के जाते ही गुड़िया अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल तक भैया आ जाएंगे ना? अगर कल वो नहीं आए तो हम क्या करेंगे? आपने देखा ना वो कितने गुस्से में था। अगर 2 दिन में उसके पैसे नहीं मिले तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तू चिंता ना कर गुड़िया, राहुल पैसा लेकर आता ही होगा और उसने पैसे का भी इंतजाम कर लिया है। उसके आते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद हरिदास के घर एक आदमी आता है। अरे काका, खबर आई है कि शहर के कारखाने में आग लग गई है और वहां जो भी लोग काम करते थे उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और आपका बेटा राहुल भी उस कारखाने में काम करता था। वहां काम करने वाले लोग बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और कोई भी नहीं बचा है। हरिदास के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। भाई साहब जरा सुनिए तो, आप क्या जानते हैं कि हरिदास का घर कहाँ है? क्यों भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। शायद आपको पता होगा कि हरिदास के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। वो बेचारा तो अगले ही दिन अपने घर आने वाला था। इतने सालों तक उसने बहुत मेहनत करके इतने सारे धन इकट्ठा किए थे। ये सब लेकर वो घर आने वाला था, उसके पहले ये दुर्घटना हो गई। कारखाने के मालिक ने उसके वही पैसे मुझे, राहुल के पिताजी को लौटाने को कहा है। बस मैं वही लौटाने आया हूं। क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही हरिदास हूं और उसके पैसे मैं ले लूं। वैसे भी उसने मुझसे कर्ज लिया है, वो खुद तो उन पैसों को लौटाने से रहा। मैं इसी से पैसा ले लेता हूं, जिससे मेरे कर्ज का पैसा भी मुझे मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे यहीं से भगा देना होगा ताकि यह हरिदास तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही हरिदास हूं, मेरा ही बेटा उसे कारखाने में मर गया था। अच्छा हुआ भाई साहब जो आपको यही मिल गया, वरना पता नहीं मैं कहां कहां आपको ढूंढते फिरता इस गांव में। अब आप ही संभालिए आपकी अमानत। अब मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर वह अनजान आदमी वह सूटकेस वहीं रखकर वहां से चला जाता है। जमींदार भी वो सूटकेस लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर जब वो सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। गुड़िया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारा गुजारा कैसा होगा? हम तो पूरी तरह से राहुल के भरोसे थे, लेकिन पता नहीं भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक राहुल ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। कभी कभी तो लगता है कि भगवान जैसा कोई चीज ही नहीं होती। अगर होता तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा।
पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपसे आपकी मदद किया करूंगी पैसे जमा करने में। हम कुछ न कुछ करके जमींदार के पैसे लौटा ही देंगे। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब से रोजना हरिदास जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट कर बेचता और गुड़िया घर घर जाकर खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया जमींदार की बेटी से मिलने जाती है। उसी दिन जमींदार के दोस्त का लड़का उसके घर आता है। रास्ते में उसे गुड़िया नजर आती है और गुड़िया उसे बहुत पसंद आती है। फिर मुकेश आगे बढ़ जाता है। प्रणाम धर्म काका, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके ही दोस्त का बेटा मुकेश हूँ। अरे हाँ हाँ मुकेश, आओ आओ, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। पिछले बार तुम्हें देखा था तो काफी छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा है। बताओ मुकेश बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? काका, मुझे पिताजी ने यहाँ किसी जमीन के सिलसिले में भेजा है। उन्हों कोई जमीन खरीदी है, बस वही देखने मैं यहाँ आया हूँ। क्या सिलसिले में आपसे भी थोड़ा राय मशवरा करना था, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अच्छा, तो तुमने अपने पिता का कारोबार देखना शुरू कर दिया है? हन काका, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार संभाल लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र हो चुकी है और उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए उनका काम मैं ही संभालता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। काका, जब मैं आपके घर आ रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने के कुएं पर मैंने 2 लड़कियों को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? रुको बेटा मुकेश, मैं अभी बाहर जाकर देखकर आता हूँ कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तब तक तुम बैठकर चाय पियो। जमींदार घर के बाहर कुएं पर जाकर देखता है तो वहां उसकी बेटी खड़ी थी। गुड़िया पहले ही वहां से जा चुकी थी। जमींदार वापस घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो तो मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है काका, जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताएं, आप कैसे हैं? मुकेश बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार को शक हो जाता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। लगता है मुकेश बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी इतने बड़े खानदान में जाएगी तो उसका तो नसीब ही बदल जाएगा। ऐसा अमीर खानदान तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अरे मुकेश बेटा, इतनी जल्दी क्यों? नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ। 1-2 दिन गांव की हवा खाकर देखो। नहीं चाचा जी, अभी नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। घर जाकर राहुल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, वो मुझे बहुत पसंद है। पिताजी, मैं चाहता हूँ आप हमसे बात करें। मुकेश, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, आपने मुझे जिस दोस्त के पास भेजा था ना, वो लड़की आपके दोस्त की बेटी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उससे तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। अगले दिन मुकेश अपने पिता के साथ धर्म सिंह के घर आता है। अपने दोस्त को देखकर धर्म सिंह सब समझ जाता है और वो बहुत खुश होता है। आओ आओ धनी सेठ, बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। याद है हम दोनों ने साथ में कारोबार शुरू किया था और आज तो तू काफी आगे निकल गया मुझसे। तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई धर्म, मुझे यहाँ मेरे बेटे की वजह से आना पड़ा। तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी के बात करने में यहाँ आया हूँ। धर्म सिंह ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बोलकर तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? चलो ठीक है धर्म, अब अपनी बेटी को बुलाओ। बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी।
जब उसने पिछली बार देखा था तो 6 साल की थी। तभी धर्म अपनी बेटी को बुलाता है। धर्म सिंह की बेटी को देखकर मुकेश हैरान रह जाता है और चौंक कर बोलता है, लेकिन काका, ये तो वो लड़की नहीं है जिसे मैंने कुएं पर देखा था। ये क्या कह रहे हो मुकेश बेटा? अच्छे से देखो, शायद तुम्हें याद नहीं है। हाँ, वही लड़की है जिसे तुमने उस दिन देखा था। मैंने बाहर जाकर देखा भी तो था, कुएं पर मेरी बेटी खड़ी थी। नहीं काका, मुझे अच्छे से याद है। हरे रंग का सलवार पहने एक लड़की खड़ी थी। कहीं मुकेश बाबू हरिदास की मनहूस बेटी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? उस दिन कुछ देर पहले कुएं पर वही पानी भरने आई थी। लगता है मुकेश बाबू उसी की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मुझे हरिदास के पास जाकर उसे वहां से भगा देना होगा, कहीं मुकेश बाबू उस लड़की को फिर से न देख ले। मुकेश बाबू, आप चिंता मत कीजिए, उस लड़की को मैं आपके लिए जरूर ढूंढूंगा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? और किस लड़के की बात कर रहे हो? तो मैं यहाँ मुझे धर्म के ही बेटी को दिखाने लाए थे ना, और वो मुझे बहुत पसंद है। अब तुम किस दूसरी लड़की की बात कर रहे हो? मुझे धर्म सिंह से ही रिश्ता जोड़ना है। आखिर उसकी बेटी में क्या कमी है? नहीं पिताजी, मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जिसने उसे दिन कुएं पर देखा था। पिताजी, अब चलिए यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई धर्म, अब मैं चलता हूं। मुझे माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। अरे नहीं धनी सेठ, ये कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी? मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकूं। इतना कहकर धनी सेठ अपने बेटे के साथ चला जाता है। घर जाकर धनी सेठ अपने बेटे से कहता है, अरे मुकेश, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त को कितना बुरा लगेगा। पिताजी जी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो धर्म काका की लड़की नहीं थी, वो तो कोई और लड़की थी, और मैं ऐसे ही किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। बात उससे लड़की की नहीं है। तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है, और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। सीमा से अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, मैं सीमा से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। अगर इन 7 दिनों में तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाओगे तो तुम्हें सीमा से ही शादी करनी पड़ेगी। ठीक है पिताजी। इस पूरे गांव में धनी सेठ के लड़के को फटीचर हरिदास की बेटी ही पसंद आनी थी। मैं उसकी शादी गुड़िया से कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह उस गुड़िया को कभी नहीं लेने दूंगा। इससे पहले कि मुकेश बाबू दोबारा इस गांव में आए, मैं हरिदास को इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर उन्हें मजबूरन मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अरे मैं तो भूल ही गया, हरिदास को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे ने जो पैसे जमा किए थे वो मुझे मिल चुके हैं। हाँ, मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं कल ही जाकर उससे कर्ज के पैसे मांगूंगा। इसी बहाने इस गांव से बाहर निकल दूंगा, उसका पूरा घर हड़प लूंगा। गांव वालों को भी इस पर शक नहीं होगा। अगले दिन धर्म सिंह हरिदास के घर जाता है और आवाज लगाता है, अरे हरिदास, तुम तो मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर मैं नहीं आया तुम्हारे पास, पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर तुम मेरे पैसे लेकर अभी तक नहीं आए। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो अभी ये घर खाली कर दो। मुझे गरीब पर ऐसा अन्याय मत दीजिए सरकार, कृपा मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। देखो हरिदास, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो। हम पर दया कीजिए सरकार, हम दोनों बाप बेटी तो सड़क पर आ जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जितनी ढील दे रखी है उतना ही तुम मेरे सर पर चढ़ते जा रहे हो। अब तुम ये घर खाली करो, नहीं तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा।
इतना कहकर धर्म सिंह वहां से चला जाता है। पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। सिर्फ लकड़ियां काटने और दूसरे के घरों में जमींदार का कर्ज हम नहीं चुका पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। आपने देखा ना वो कितने गुस्से में बोलकर गया है। इसके बाद गुड़िया अपने पिताजी को लेकर वहां से चली जाती है। यह सब चिंता से घिरे हुए रहने के कारण हरिदास बीमार रहने लगा था। अब गुड़िया हरिदास की जगह जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बाजार में बेचती थी। बेटी, मैं कितना किस्मत वाला हूं जो तुम्हारे जैसी बेटी मिली। लेकिन तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानियां उठनी पड़ती हैं। तुम्हें दिन भर मेरी वजह से काम करना पड़ता है। अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपके लिए काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रही हूँ। आप खाना खा लेंगे, जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना कहकर गुड़िया चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गुड़िया घर लौटकर नहीं आती। अब हरिदास को चिंता होने लगती है। अभी तक गुड़िया क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कभी इतनी देर तो नहीं हुई, आज इतनी देर क्यों लग रही है? इतना कहकर हरिदास गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रहते चलते अचानक से हरिदास को चक्कर आ जाता है और वही गिर पड़ता है। दूसरी तरफ गुड़िया घर पहुंच जाती है। उसी दिन मुकेश उसी रास्ते से गुड़िया की तलाश में निकला था। तभी उसे हरिदास रास्ते में गिरा हुआ नजर आता है। मुकेश हरिदास को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है। अरे काका, आप ठीक तो है ना काका? आपको क्या हुआ था? आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, मैं अपनी बेटी को खोजने निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। तभी पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं रास्ते में ही गिर गया। कोई बात नहीं काका, मैं आपको घर ले चलता हूँ। मुकेश हरिदास को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही मुकेश झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वहां गुड़िया को देखकर उसे धक्का लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है। अरे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज बाबा की मदद नहीं करता तो मैं इस लड़की से कभी नहीं मिल पाता और मुझसे धर्म सिंह की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप कहाँ चले गए? आप ठीक तो है ना? बेटा गुड़िया, मैं तुझे ही ढूंढने जंगल में गया था। तभी पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं रास्ते में ही गिर गया। लेकिन इस बेटे ने मुझे गिरा हुआ देखा तो मेरी बहुत मदद की। अगर आज ये वहां नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की क्या बात है? लेकिन आप लोग ऐसे जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? तब हरिदास मुकेश को सारी आप बीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बताता है। और राहुल के कारखाने में आग लगने की मौत के बारे में सुनकर मुकेश बोलता है, अब वो कारखाना मेरा ही था। मेरे ही कारखाने में तकनीकी खराबी के कारण आग लगी थी। उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवार वालों को 3-3 लाख रुपए भेजे थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? लेकिन बेटा, यहाँ तो पैसे लेकर कोई भी नहीं आया था और हमें एक भी पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाता तो हम ऐसे जंगल में क्यों रह रहे होते? ये सुनकर मुकेश को बहुत चिंता होती है और वो बोलता है, लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी से पूरे पैसे भेजे थे। जरूर कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। मैं आपको पैसे दिलाकर ही रहूंगा। अगले दिन मुकेश अपने साथ उसी आदमी को लेकर आता है और पूछता है, मुझे बताओ कि मेरे भेजे हुए पैसे तुमने इन्हें क्यों नहीं दिए?
नहीं साहब, मैंने वे पैसे इनको नहीं दिए। मैंने तो वह पैसे हरिदास नाम के एक आदमी को दिया है। उसने ही कहा था कि वो हरिदास है, और पैसे उसे देकर मैं वहां से चला गया था। मुझे पता नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम उस पहचान सकते हो जिसने तुमने पैसे दिए थे? हाँ साहब, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूं। जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाओ जैसे तुमने पैसे दिए थे। वो आदमी पूरे गांव में भटकता है। थोड़ी देर बाद आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और मुकेश से कहता है, साहब मैंने पता लगा लिया। आदमी का नाम हरिदास नहीं धर्म सिंह है, और वो गांव का जमींदार है। उसने मुझसे झूठ कहा था कि उसका नाम हरिदास है, और मुझसे सारे पैसे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा! मुझे उस जमींदार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे बेटे के सारे पैसे उसने रख लिए और हमें हमारे घर से भी निकल दिया। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मुकेश को पूरी बात समझ में आती है। अच्छा, तो ये बात है, धर्म सिंह ने अपनी लड़की की शादी मुझसे करवाने के लिए गुड़िया और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उससे कभी ना मिल सकूं और उसकी लड़की सीमा की शादी मुझसे हो जाए। अच्छा, अब मैं देखता हूं कैसे निपटना है उस जमींदार से। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जमींदार को अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मुकेश अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार मुकेश को उसी आदमी के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, साहब ये वही आदमी है, उसने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे। इतना सुनकर जमींदार के पास इन्हें छूट जाते हैं। वो मुकेश के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। काका, ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा छीन लिया। आपको पता है उनके परिवार को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? और इतना ही नहीं, पूरा पैसा लेकर भी आपका मन नहीं भरा तो आपने उनको इस गांव से भी बाहर निकाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। मुकेश बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया था तभी मैं समझ गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, गुड़िया ही थी। इसलिए मैंने गुड़िया और उसके पिताजी को इस गांव से ही बाहर निकाल दिया ताकि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। अब मुकेश और उसके पिताजी गुड़िया के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और मुकेश के लिए गुड़िया का हाथ भी मांगते हैं। जमींदार को उसकी गलती का पछतावा होता है। हेलो गाइस, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और आप सबसे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ। मेरी लगभग हर वीडियो पर 1000 से 2000 तक व्यूज आ ही जाते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतने लोग वीडियो देखते हैं फिर भी बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। भाई, आपके सिर्फ एक क्लिक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसी एक सब्सक्राइब से किसी छोटे क्रिएटर का सपना पूरा हो सकता है। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग हमारा साथ देंगे, और कुछ लोग तो शायद इसलिए भी सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं उनके एक सब्सक्राइब से ये यूट्यूबर बन न जाए। और सच कहूँ, इतना सब बोलने के बाद भी शायद बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो लोग दिल से सपोर्ट करना जानते हैं वो जरूर हमारा साथ देंगे। बस 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो गाइस, उसके बाद मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। तो चलिए गाइस, अब खत्म करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारे इंडिया में कितनी यूनिटी है।